नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का WOP के इस चैनल डॉक्टर विनी शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके सामने लेकर आए हैं समकालीन विश्व में राजनीति अध्याय 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इससे पहले हमने 2 अध्याय शीत युद्ध का दौर और 2 ध्रुवीयता का अंत के 2 वीडियो हमने बनाए और उसे समझाया। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देखें और समझें। प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। अमेरिकी वर्चस्व का अर्थ है प्रभुत्व। प्रभुत्व पूरी दुनिया पर अमेरिका का किस प्रकार से प्रभुत्व स्थापित हुआ। तो जिस प्रकार से हमने शीत युद्ध का दौर पढ़ा था और शीत युद्ध के दौर में हमने देखा कि शीत युद्ध 2 महाशक्तियों के बीच में युद्ध लड़ा गया था और वह मात्र एक वैचारिक युद्ध था। यह हमने समझा था उसमें। और सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका 2 ध्रुवीय विश्व थे। और दूसरे अध्याय में 2 ध्रुवीयता का अंत में हमने सोवियत संघ के विघटन की भी चर्चा की थी कि किस प्रकार से सोवियत संघ विभिन्न भागों में विभक्त हो गया, विभिन्न गणराज्यों में विभक्त हो गया। 15 गणराज्यों में उसे विभक्त हुआ और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य रूस हुआ। तो इसके बाद अमेरिका किस प्रकार से अपने पूरे विश्व में एक ध्रुवीय विश्व के रूप में स्थापित हुआ और अपने वर्चस्व को उसने बनाया। तो विद्यार्थियों, यदि हम देखें कि अमेरिका का वर्चस्व क्या सोवियत संघ के विघटन के बाद ही स्थापित हुआ था, ऐसा नहीं है। यदि हम पिछले अध्यायों में जाएं और हम देखें तो 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिरा करके अपने वर्चस्व को स्थापित कर दिया था। उसने ये दिखा दिया था कि अमेरिका एक इस प्रकार की महाशक्ति है और इस प्रकार की एक आणविक शक्ति है जो कभी भी पूरे विश्व को तहस नहस कर सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, 1945 से ही हम अमेरिका के वर्चस्व को देख सकते हैं। लेकिन विश्व में एक और महाशक्ति जिसे सोवियत संघ कहा गया, उसके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व की इतनी बड़ी कहानी नहीं बन पाई। सोवियत संघ के विघटन के उपरांत संयुक्त राज्य अमेरिका, यदि हम कहें कि अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ, तो अमेरिका के वर्चस्व की कहानी कहां से शुरू होती है और अमेरिका का वर्चस्व किस प्रकार से स्थापित किया जाता है, वो हम इस अध्याय में समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि 2001 के सितंबर में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ और इसे समकालीन इतिहास की धारा को मोड़ देने वाली एक घटना के रूप में देखा गया। और यहाँ हमले और उसके बाद की स्थिति का बयान ये तस्वीरें कर रही हैं कि किस प्रकार से यह स्थिति यहाँ पर बनी। और इस अध्याय में हम क्या क्या लेकर चलेंगे, इसका हम परिचय देते हैं कि शीत युद्ध के अंत के बाद अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा और दुनिया में कोई उसकी टक्कर का प्रतिनिधि नहीं रहा क्योंकि सोवियत संघ विघटित हो चुका था। और इस घटना के बाद के दौर को अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कह सकते हैं। और इस अध्याय में अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति, विस्तार और सीमाओं को समझने की कोशिश हम करेंगे। पहले खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिकी अगुवाई में इराक पर हमले तक घटनाओं का एक सिलसिला है। और एक ध्रुवीय विश्व के उभार की इस कथा की शुरुआत हम इस घटनाक्रम के जिक्र से करेंगे और इसके बाद हम थोड़ा ठहरकर वर्चस्व की अवधारणा को भी समझेंगे और अमेरिकी वर्चस्व के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं की जांच परख के बाद हम यह देखेंगे कि अमेरिका से निपटने के लिए भारत के पास नीतिगत विकल्प क्या रहे। और अध्याय के अंत में हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व के सामने क्या कोई चुनौती आन खड़ी है या क्या अमेरिकी वर्चस्व से हम उबर सकते हैं। तो इससे पहले, इस कहानी को शुरू करने से पहले हम आयशा जाबू और औंद्रे की कहानी को हम पहले पढ़ेंगे, जिससे कि हमें अमेरिकी वर्चस्व की वास्तविक स्थिति का हमें अंदाजा होगा कि अमेरिकी वर्चस्व किस प्रकार से पूरे विश्व पर हावी था।
तो बगदाद के छोर पर कायम एक स्कूल में पढ़ रही आयशा अपनी पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी। उसने सोचा था कि आगे किसी विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगी और सन 2003 में उसकी एक टांग जाती रही। वह एक ठिकाने में अपने दोस्तों के साथ छुपी हुई थी और तभी हवाई हमले में दागी हुई एक मिसाइल उसके ठिकाने पर आ गिरी और आयशा अब फिर से चलना फिरना सीख रही है। अब भी उसकी योजना डॉक्टर बनने की ही है, लेकिन जब विदेशी सेना उसके देश को छोड़कर चली जाएगी तभी वह डॉक्टर के लिए पढ़ाई कर सकती है। डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला जाबू एक प्रतिभाशाली कलाकार है। उसकी चित्रकारी पर पारंपरिक जनजातीय कला का गहरा असर है और उसकी योजना आर्ट स्कूल से पढ़ने और उसके बाद अपना स्टूडियो खोलने की है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि जाबू एमबी की पढ़ाई करे और परिवार का व्यवसाय संभाले। व्यवसाय फिलहाल मंदा चल रहा है और जाबू के पिता सोचते हैं कि वह परिवार के व्यवसाय को फायदेमंद बनाएगा, मतलब फायदा पहुंचाएगा यदि वह एमबीए की पढ़ाई कर लेता है। तो युवा आंद्रेई पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहता है और उसके माँ बाप बतौर अप्रवासी रूप से आए थे और चर्च जाते वक्त जब वह नीली जीन्स पहन लेता है तो उसकी माँ आपे से बाहर हो जाती है और वह चाहती है कि आंद्रे चर्च में सभ्य और शालीन दिखाई दे। आंद्रे अपनी माँ को बताता है कि जीन्स कूल है, मतलब आरामदायक है और जीन्स पहनकर उसे आजादी का एहसास होता है। आंद्रे के पिता उसकी माँ को याद दिलाते हैं कि हम लोग भी लेनिनग्राद में रहते हुए अपने जवानी के दिनों में जीन्स पहना करते थे और इसी कारण से जिसे आज आंद्रे पहनता है। वही कौन सा कारण? आजादी का, कूल होने का कारण। आंद्रे की अपनी माँ से बहस हुई और हो सकता है जाबू को वह विषय पढ़ना पड़े जिसमें उसकी दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा आयशा की एक टांग भी जाती रही और उसका सौभाग्य है कि वह जीवित है। हम इन समस्याओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं और हम ऐसा आगे करेंगे। हमें ये जानेंगे कि ये सब चीजें ये जरूरी क्यों थी, किस कारण से इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई। हम इस अध्याय में देखेंगे कि ये तीनों एक न एक तरीके से अमेरिकी वर्चस्व के शिकार थे और आयशा, जाबू, आंद्रे की चर्चा पर हम फिर लौटेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कैसे हुई और आज ये विश्व में कैसे असरमंद है। हम अपनी चर्चा में संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह ज्यादा लोकप्रिय शब्द अमेरिका का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ ये याद रखना उपयोगी होगा कि अमेरिका शब्द से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका नामक दो महाद्वीपों का अर्थ ध्वनित होता है। क्या अमेरिका शब्द से किन दो शब्दों का, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका नामक दो महाद्वीपों का अर्थ ध्वनित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र के लिए अमेरिका शब्द का प्रयोग खुद में उस वर्चस्व का प्रतीक है। इस अध्याय में हम समझने की कोशिश करेंगे नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। सोवियत संघ के अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया और दो महाशक्तियों में अब एक का वजूद तक न था, जबकि दूसरा अपनी पूरी ताकत या कहें कि बढ़ी हुई ताकत के साथ कायम था। कहने का तात्पर्य यह है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ की सारी शक्ति शून्य हो गई, खत्म हो गई और संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी पूरी ताकत या उससे कई गुना ताकत के साथ उभर कर सामने आया। इस तरह जान पड़ता है कि अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया। और एक हद तक यह बात सही है, लेकिन हमें इसके साथ साथ दो और बातों को भी ध्यान रखना होगा कि पहली बात यह है कि अमेरिकी वर्चस्व के कुछ पहलुओं का इतिहास 1991 तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं पीछे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय 1945 तक जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए थे संयुक्त राज्य अमेरिका ने और अपनी आणविक शक्ति का प्रदर्शन किया था। इस पहलू के बारे में हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे कि दूसरी बात अमेरिका ने 1991 में ही वर्चस्वकारी ताकत की तरह बर्ताव करना नहीं शुरू किया। दरअसल ये बात ही बहुत बाद में जाकर साफ हुई कि दुनिया वर्चस्व के दौर में जी रही है। मतलब
संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व को समझा 1991 के बाद, लेकिन हम संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व में 1945 से ही जी रहे थे। आइए हम उस प्रक्रिया की चर्चा करें जिसने अमेरिकी वर्चस्व की जड़ों को ज्यादा गहरे तरीके से जमा दिया। 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिशें जब नाकाम रही तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। तो विद्यार्थियों, आप इसमें ये देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको कि यूएनओ के नाम से जाना जाता है, और यूएनओ की स्थापना 1945 में ही हो गई थी। और आप ये देखें, जापान पर जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए गए थे तब, और बर्लिन की दीवार जब खड़ी हुई थी, और जब बर्लिन की दीवार गिराई गई थी 1961 और 1989 में, ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई थी। उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की और वह चुपचाप देखता रहा। लेकिन आप यहाँ पे ये ध्यान दें कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और इराक ने कुवैत पर हमला बोल दिया, और इराक ने कुवैत पर हमला बोलने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति भी दी, और शीत युद्ध के दौरान अनुमति दी, और संयुक्त राज्य अमेरिका को इसके लिए आगे किया। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जले, और ऊपर पिक्चर में आप ये देखिए किस प्रकार से ये आपको तहस नहस की हुई एक तस्वीर दिखाई दे रही है। जले और टूटे हुए वाहनों की ये तस्वीर हाईवे ऑफ डेथ, मृत्यु का राजपथ से ली गई है। कुवैत और बसरा के बीच की इस सड़क पर पीछे हटती इराकी सेना पर पहले खाड़ी युद्ध फरवरी 1991 के दौरान अमेरिकी विमानों ने हमला किया था, और कुछ विद्वानों का कहना है कि अमेरिकी सेना ने जानबूझकर सड़क के इस हिस्से पर हमला किया और मैदान छोड़कर भागते हुए इराकी सैनिक सड़क के इसके हिस्से पर अफरा तफरी पर भरे ट्रैफिक जाम में फंसे थे, और अमेरिकी विमानों के हमले में उनके साथ साथ कुवैती बंदी फिलिस्तीनी नागरिक शरणार्थी भी मारे गए। अनेक विद्वानों और पर्यवेक्षकों ने इसे युद्ध अपराध की संज्ञा दी और जिनेवा समझौते का उल्लंघन माना। तो विद्यार्थियों, यहाँ अगर हम आगे देखें चित्र में जिस प्रकार से हमने देखा उसको, अगर यदि हम आगे देखें तो शीत युद्ध के दौरान ज्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाज से एक नाटकीय फैसला हुआ। मतलब शीत युद्ध में जितनी भी घटनाएं घटी थी उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ बिल्कुल चुप्पी साधे हुआ था, बिल्कुल शांत बैठे हुए था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। 34 देशों की मिली जुली और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया, जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था। एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे, और 34 देशों की इस मिलीजुली सेना में 75% सैनिक अमेरिका के ही थे। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि यह 100 जंगों की एक जंग है साबित होगा, लेकिन इराकी सेना जल्दी हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था, इसको हमें जानना है कि प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात जग जाहिर होती है कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे हैं, और इस मामले में प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल गया, और बड़े विज्ञापनी अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया, और इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की भी संज्ञा दे दी। तो कंप्यूटर युद्ध क्या है, स्मार्ट बम क्या है, इसको आपको जानना है। कंप्यूटर युद्ध और मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने कंप्यूटर पे ही इन बमों का परीक्षण
और एक तरीके से स्मार्ट बमों का परीक्षण किया, प्रयोग किया और बैठे-बैठे एक जगह से ही यह कार्रवाई की। इस युद्ध के टेलीविजन पर व्यापक कवरेज भी हुई और यह एक वीडियो गेम वॉर में भी तब्दील हुआ। दुनिया भर में अलग-अलग जगहों पर दर्शक अपनी बैठक में बड़े इत्मीनान से देख रहे थे कि इराकी सेना किस तरह से धराशायी हो रही है और यह वीडियो गेम इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसे अमेरिका ने खूब पूंजी और खूब ही धन बटोरा। यह बात अविश्वसनीय जान पड़ती है कि लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध में बहुत ही मुनाफा कमाया और कई रिपोर्टों में कहा गया कि अमेरिका ने जितनी रकम इस जंग पर खर्च की उससे कहीं ज्यादा रकम उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से भी मिली थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कि प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है और ये कैसे हुआ, इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था और इराक को समझाने की कोशिश की गई ये गलत है, लेकिन इराक नहीं माना। तब यूएनओ ने बल प्रयोग की अनुमति दी और नाटकीय फैसला कहलाया, क्योंकि यूएनओ ने शीत युद्ध में से अब तक इतना बड़ा फैसला नहीं किया। जॉर्ज बुश ने इस नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। जॉर्ज बुश ने इस व्यवस्था को, यूएनओ की इस कार्यवाही को नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी कि यूएनओ किस प्रकार से शीत युद्ध की घटनाओं में बिल्कुल शांत बैठा रहा, लेकिन जैसे ही इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया और अमेरिका ने इस चीज का फायदा उठाने का प्रयास किया कि अपने वर्चस्व को कैसे प्रदर्शित किया जा सके, और प्रथम खाड़ी युद्ध में उपदेश 6,60,000 सैनिक थे उसमें, और इसमें से 75% अमेरिका के ही सैनिक थे। और प्रथम खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टार में कहा गया और सद्दाम हुसैन ने कहा कि 100 जंगों की एक जंग होगी तथा इस घटना को सारी दुनिया में लाइव दिखाया गया और अमेरिका की ताकत को सबको पता लगे, जिससे कि और स्मार्ट बम का प्रयोग किया गया और इसी स्मार्ट बम को कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया और इस जंग को एक गेम में भी परिवर्तित किया और इस गेम को पूरी बहुत ही बड़े स्तर पर इस वीडियो गेम को खेला गया और इससे जो भी मुनाफा हुआ उसमें अमेरिका ने बहुत कमाई की। तो कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि प्रथम खाड़ी युद्ध में जो 1990 में हुआ, उस युद्ध से किस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने प्रभुत्व को प्रदर्शित किया। क्लिंटन का दौर। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए और क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को अपने चुनाव प्रचार का निशाना बनाया। बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा चुनाव जीते और इस तरह वे 8 सालों तक राष्ट्रपति पद पर रहे। क्लिंटन के दौर में ऐसा जान पड़ता था कि अमेरिका ने अपने को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया और विश्व के मामलों में उसकी भरपूर संलग्नता नहीं रही। विदेश नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र के बढ़ावे और जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। बहरहाल क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका जब तब फौजी ताकतों के इस्तेमाल के लिए तैयार दिखा। इस तरह की एक बड़ी घटना 1999 में हुई। अपने प्रांत कोसोवो में यूगोस्लाविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए एक सैन्य कार्रवाई की और कोसोवो में अल्बानियाई लोगों की बहुलता है और इसके जवाब में अमेरिकी नेतृत्व में नाटो के देशों ने यूगोस्लाविया क्षेत्रों पर 2 महीने तक बमबारी की। स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार गिर गई और कोसोवो पर नाटो की सेना काबिज हो गई। क्लिंटन के दौर में दूसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई नैरोबी, केन्या और दार इस सलाम तंजानिया में के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के जवाब में 1998 में हुई। अतिवादी इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल-कायदा को इस बमबारी का जिम्मेवार ठहराया गया और इस बमबारी के कुछ दिनों के अंदर राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच का आदेश दिया और इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अल-कायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइलें से हमले किए। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने या इस सिलसिले में
अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं की। अमेरिका पर आरोप लगा कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा, जबकि इनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। पीछे मुड़कर अगर हम देखते हैं, देखने पर लगता है कि यह तो एक शुरुआत भरी थी। तो जॉर्ज बुश के बाद कौन अमेरिकी राष्ट्रपति बने? तो प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद 1992 में अमेरिका ने राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ और बिल क्लिंटन जो है नए राष्ट्रपति बने। 1992 से 1996 में दोबारा चुनाव हुए और फिर भी वे जीते, और इन्होंने घरेलू मामलों पर ज्यादा ध्यान दिया और लोकतंत्र को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन इनके मेन मुद्दे थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने जाना। और अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ किस प्रकार से? केन्या में बने अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ और डर ए सलाम तंजानिया में बने अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ, और हमले के जिम्मेवार किसको ठहराया? अलकायदा को बताया गया, और आतंकवादी संगठन को इसका जिम्मेदार बताते हुए इस पर कार्रवाई की और इसको इन्होंने ऑपरेशन इन्फेनाइट के नाम से चलाया। और सूडान और अफगानिस्तान के आतंकवादियों और ठिकानों को क्रूज मिसाइल से उन्होंने हमला किया। अमेरिका ने यूएन की अनुमति भी नहीं ली थी, क्योंकि अमेरिका जो संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व जिस प्रकार से देखा गया कि ये इसका वर्चस्व पूरे विश्व के ऊपर यानी कि यूएनओ के ऊपर भी देखने को मिला। और अमेरिका पर आरोप लगा कि इस मामले में लोगों को भी निशाना बनाया गया, और ये वर्चस्व की जैसा कि इसमें बताया गया कि वर्चस्व की यही शुरुआत ही थी कि वर्चस्व शुरू हो चुका है। इसके बाद अगर 9/11 घटना को हम देखें तो 9/11 घटना से तात्पर्य यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 से मतलब है 9वां महीना और 11वां दिन, मतलब 11 तो तारीख है, दिनांक है, और 9वां महीना है। और हमारे यहाँ भारत में पहले दिन लिखा जाता है, फिर महीना, और फिर उसके बाद ईयर लिखा जाता है, लेकिन वहां पे उल्टा होता है। 11 सितंबर मतलब 9वां महीना और 2001 के दिन मतलब 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए और 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान वर्जीनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया, और पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है, और चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। इस हमले को 9/11 कहा जाता है। अमेरिका में इसमें देखो स्पष्ट किया गया है, अमेरिका में महीने को तारीख से पहले लिखने का चलन है, और इसी को संक्षिप्त रूप में 9/11 के नाम से जाना जाता है, न कि 11/9 जैसे कि भारत में लिखा जाता है। 9/11 घटना बहुत ही प्रसिद्ध है, और मतलब सभी लोग इस घटना के बारे में जानते हैं। इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए। अमेरिका के लिए यह दिल दहला देने वाला अनुभव था। इन्होंने इस घटना की तुलना 1814 और 1941 की घटनाओं से की। 1814 में ब्रिटेन ने वॉशिंगटन डीसी में आगजनी की थी, और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जहां तक जान माल की हानि का सवाल है, अमेरिकी जमीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर मामला था। अमेरिका 1776 में एक देश बना, तब से उसने इतना बड़ा हमला नहीं झेला था। 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौरन कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिक पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे, और ये पूर्ववर्ती राष्ट्रपति HW बुश के पुत्र थे। क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाया और इन हितों को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम भी उठाए। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया, और यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान में ये मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। तालिबान के शासन के पांव जल्दी ही उखड़ गए, लेकिन तालिबान और अलकायदा के अवशेष अब भी सक्रिय हैं। 9/11 की घटना के बाद से अब तक इनकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगहों पर हमले भी हुए। इससे इनकी सक्रियता की बात स्पष्ट हो जाती है। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में इनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई, और गिरफ्तार
लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और इन्हें खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिका नौसेना का एक ठिकाना ग्वांतानामो बे में है और कुछ बंदियों को वहां रखा गया और इस जगह रखे गए बंदियों को न तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है और न ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। तो विद्यार्थियों, 9/11 की घटना क्या है, इससे हम क्या समझते हैं? तो ये स्पष्ट हो गया है। 9/11 की घटना 11 सितंबर 2001 को अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान करने के बाद अमेरिकी विमान पर कब्जा किया था। 4 अमेरिकी विमानों पर कब्जा किया। पहला विमान था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दूसरा था उत्तरी टावर पर टकराया और दूसरा विमान था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क दक्षिण टावर पर टकराया और तीसरा था पेंटागन रक्षा विभाग का मुख्यालय जो बिल्डिंग से टकरा गया और चौथा विमान था कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था और वो पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर गिर गया। तो इस घटना को 9/11 घटना कहते हैं। 4 अमेरिकी विमानों पर कब्जा किया गया और ये 4 जगह पर गिराना तय हुआ था और ये दिल दहलाने वाली घटना थी। यहाँ इस घटना में 3000 लोग मारे गए थे। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कठोर कार्रवाई की और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन एंड्रू फ्रीडम चलाया और मुख्य निशाना अलकायदा तालिबान को बनाया और पूरी दुनिया में गिरफ्तारी की गई केंद्रीय खुफिया जेल खानों में रखा गया और क्यूबा में ग्वांतानामो ने इससे मिलने की अनुमति यूएनओ के अधिकारियों को भी नहीं दी कि इस प्रकार से वह बंदी बना रहा है और गिरफ्तार कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इस 9/11 की घटना ने उसको और भी वर्चस्वशाली बनाने का प्रयास किया और उसने आतंकवादी संगठनों को भी धाराशायी करने और जगह जगह गिरफ्तारियां करने का पूरा प्रयास किया। इराक पर आक्रमण अगर हम देखें तो दोबारा आक्रमण किया गया 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया। अमेरिकी अगुवाई वाले कोalition ऑफ विलिंग्स आकांक्षियों के महाजोट में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी थी और दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियार वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया। तो अमेरिका ने क्या आरोप लगाया? अमेरिका ने यह आरोप लगाया कि इराक जो है सामूहिक संहारक के हथियार बना रहा है, वो इस प्रकार के संहारक शस्त्र बना रहा है जिससे कि मनुष्य जाति को खत्म कर दिया जाएगा। इस प्रकार की आशंका से अमेरिका ने इराक पर आक्रमण बोल दिया। इराक में सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले। इससे अनुमान लगाया गया कि हमले के मकसद कुछ और ही थे और वो मकसद क्या थे? वो मकसद ये थे कि इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका के मनपसंद सरकार कायम हो जाए जिससे कि वह वहां की तेल संपदा पर अपना भरपूर नियंत्रण कर सके। सद्दाम हुसैन की सरकार जो चंद रोज में ही जाती रही लेकिन इराक को शांत कर पाने में अमेरिका सफल नहीं हो सका और इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्ण व्यापी विद्रोह भड़क उठा और अमेरिका के 3000 सैनिक इस युद्ध में मरे जबकि इराक के सैनिक कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में मारे गए और एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद से लगभग 50,000 नागरिक मारे गए। और अब यह बात बड़े व्यापक रूप से मानी जा रही है कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ। विद्यार्थियों, आपने देखा 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया और यूएनओ ने इसकी अनुमति भी नहीं दी। इसकी अनुमति यूएनओ ने नहीं दी लेकिन दिखावे के लिए अमेरिका ने कहा कि इराक खतरनाक हथियार बना रहा है और वे खतरनाक हथियार इस प्रकार के हैं कि सामूहिक संहार के हथियार जिसे कहा गया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इसके कारण से ही अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया। बाद में जब पता चला कि इराक में कोई खतरनाक
हथियार नहीं बनाए जा रहे। सिर्फ अमेरिका का क्या उद्देश्य था? अमेरिका का सिर्फ यह उद्देश्य था कि वह अमेरिका इराक के तेल भंडारों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ले और अपने मनपसंद की सरकार को वहां पे स्थापित कर पाए। अमेरिका युद्ध तो जीत गया, मगर इराक के लोगों ने अमेरिका की सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। तो विद्यार्थियों, आप यहाँ देख सकते हैं कि फौजी की वर्दी और दुनिया का नक्शा, यह कार्टून हमें क्या बताता है? तो ये कार्टून हमें ये बताता है कि अमेरिका पूरा एक इस प्रकार से एक ध्रुवीय विश्व में छाया हुआ था और इसके सारे अंगों में हम देख सकते हैं कि सभी देश किस प्रकार से इसमें वर्चस्व से प्रभावित हैं और अमेरिका पूरी दुनिया पर अपनी आणविक शक्ति से, अपनी सैन्य शक्ति से, अपने दबदबे से किस प्रकार से दुनिया में छा जाना चाहता है। और अगर हम इन कार्टूनों को देखें और अमेरिका की नई विदेश नीति इसमें बताई गई है और अमेरिकी विदेश नीति का फ्लो चार्ट आप अगर देखें तो इसमें बताया गया है कि जाएं तो हम कहाँ जाएं, किस तरफ जाएं। कोई हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हमारे से मतलब उन देशों के पास कोई रास्ता नहीं। इसमें आप ये देख सकते हैं दोनों कार्टून किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये देखिए, उफ मुझ पर हमला क्यों, मतलब पता ही नहीं चल रहा है अमेरिका हमारे ऊपर से मतलब उन देशों के ऊपर हमला क्यों कर रहा है जिन देशों से उसको फायदा मिलने वाला है। तुझसे मुझे खतरा था, मतलब जिस देश से उसे खतरा था, जिस देश से अमेरिका को आशंका थी, उस देश के ऊपर किसी न किसी कारणवश, किसी न या बहाने से या कोई गलत कारण बताने से ही उस पर हमला कर दिया। और वह उस राष्ट्र को यह समझ नहीं आ रहा है कि हमला किया क्यों गया है। तो इसमें यही बताया गया है। एंडी सिंगर है, मान ले कि आप अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, आप प्रेस सम्मेलन में इन कार्टूनों पर कैसी प्रतिक्रिया जताएंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि जाएं तो जाएं कहाँ। पहला ये चित्र बताया गया है। दूसरा चित्र में अगर यदि आप देखें तो देखिए विदेशी राष्ट्र, यहाँ से अगर हम शुरू करें तो विदेशी राष्ट्रों में लोकतंत्र, एक तरफ तो वो कहता है लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है, जैसे कि बिल क्लिंटन की बात आई थी। बिल क्लिंटन ने जिस आधार पर चुनावों को जीता था, लोकतंत्र की बात आई, और दूसरी तरफ वह तानाशाही की तरफ भी अपना मुख कर रहा है। अब इसमें आप देखिए अमेरिका से दोस्ताना नहीं, अमेरिका से दोस्ताना रिश्ते, अमेरिका से दोस्ताना नहीं, दरिद्र तेल भी नहीं, दरिद्र प्लस तेल भी नहीं, भरपूर तेल और खनिज संपदा, जमकर फायदा उठाओ, भरपूर तेल और खनिज संपदा, दरिद्र तेल भी नहीं, उपेक्षा करो, परमाणु हथियार संपन्न, परमाणु हथियार नहीं, मतलब इसमें आपको पूरे चार्ट में आप ये दिखाया जाएगा किस प्रकार से अमेरिका की विदेश नीति हर तरफ से अपनी नीतियों को या अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए, अपने उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए, अपने लक्ष्यों को साधने के लिए उसने हर तरह की नीति को, जिसमें हम पुचकारना भी कह सकते हैं, जिसमें हम जैसे कहते हैं ना साम दाम दंड भेद जैसी नीतियों को, उसने हर तरह की नीतियों को अपनाने का प्रयास किया। बहुत से देशों के साथ दोस्ताना संबंध भी रखे, उन देशों के साथ दोस्ताना संबंध नहीं रखे जिससे उन्हें भय था, आशंका थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वर्चस्व में अमेरिकी वर्चस्व ने किस प्रकार से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैनिक किस प्रकार से वर्चस्व को पूरी दुनिया पर थोप दिया था या उससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही थी। आप अब इस चित्र में देख सकते हैं वर्चस्व की स्थिति को, आप देख सकते हैं इसके अंदर अमेरिका के अंगूठे तले शीर्षक का यह कार्टून वर्चस्व के आम फहम अर्थ का ध्वनित करता है। मतलब आम फहम मतलब कि हमारी उस गलतफहमी को प्रदर्शित कर रहा है। अमेरिकी वर्चस्व की प्रकृति के बारे में ये कार्टून क्या कहता है? कार्टूनिस्ट विश्व के किस हिस्से को के बारे में इशारा कर रहे हैं? तो आप इसमें अंदाजा लगाइए कि किस हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं, ये कार्टून क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये समझने का प्रयास कीजिए। अब अगले वीडियो में हम क्या होता है वर्चस्व का अर्थ, वर्चस्व किन किन चीजों को या कहें कि किन किन विषयों को लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में किस प्रकार से वर्चस्व पूरी दुनिया पर हावी रहा और किस प्रकार के प्रभाव पड़ा, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे और सुनेंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप देखिए और समझिए कि किस प्रकार से अमेरिकी वर्चस्व को स्थापित किया गया है। धन्यवाद।